हेलो स्टूडेंट। तो जैसा कि हम लोग पहले से कराते आ रहे हैं आपको जा करके, और 2 चैप्टर हम लोगों ने करा दिया है, बल्कि 2 सीरीज हमारा आ चुका है, और ये जो हमारा जा करके 3rd वीडियो है। और इसमें बिहार पुलिस एग्जामिनेशंस में जो एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं वही वही क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया है। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में या तो आ चुके हैं बिहार पुलिस में, या तो बिहार दरोगा में, या तो रेलवे में, एसएससी में। तो ये जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं ना, सब के सब क्या है जाकर के प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं आ चुके हैं। इसीलिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो हमारी कोशिश ये होगी कि आपको जितने भी क्वेश्चंस मैं कराऊं सबको सब जो है यहीं पे याद हो जाए, आपका कॉन्सेप्ट जो एकदम क्लियर हो जाए, ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस दे सको। तो चलो आप शुरू करते हैं। तो आज का प्रश्न हमारा शुरू होता है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक समतल दर्पण में आपतित किरण आपतन कोण, एक समतल दर्पण में, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, कि एक समतल दर्पण में आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होगा अगर किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है। देखो, कहने का मतलब ये है कि किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, मतलब आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है। बोले तो आपतन कोण का मान कितना, 60 डिग्री। तो कहता है कि परावर्तन कोण का मान क्या होगा। देखो, हम लोग ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि आपतन कोण का मान हमेशा क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो अगर आपका आपतन कोण कितना है जाकर के 60 डिग्री है, तो परावर्तन कोण भी कितना होगा जाकर के, परावर्तन कोण भी जो है जाकर के 60 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, कोई इशू नहीं। कहने का क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपतन कोण का मान अगर 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। चलो आगे। उसके बाद देख लो, एकदम उसका फिगर डायग्राम यहाँ पे दिया गया है बाबू, कि अगर आपतन कोण का मान कुछ भी है, मान लो 60 डिग्री, तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री। अगर आपतन कोण का मान जाकर के 80 डिग्री, तो परावर्तन कोण का भी मान 80 डिग्री। बोले तो आपतन कोण का मान जितना होगा परावर्तन कोण का मान भी उतना ही होगा। चलो आगे। बोलता है पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों का निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित होता है। देखो, एक होता है एंडोस्कोपी। क्या होता है एंडोस्कोपी, ये देखो। एंडोस्कोपी में क्या होता है जाकर के, वो स्लाइड नहीं दिया गया है फिगर का। एंडोस्कोपी में क्या होता है जाकर के, एक लंबा सा पाइप होता है, उसको क्या होता है मुंह के माध्यम से पेट में डाल दिया जाता है, और अंदर का क्या होता है फिगर लिया जाता है। ये एंडोस्कोपी होता है। एंडोस्कोपी में क्या होता है ना, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से जाकर के आपका पाइप होता है, और इस तरह से जाकर के प्रकाश क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन करते हुए, बार बार रिफ्लेक्ट करते हुए अंदर का चीजों को, जैसे कि पेट के अंदर जो अतड़ी है आपका जाकर के, स्मॉल इंटेस्टाइन है, बिग इंटेस्टाइन है, उन चीजों को आसानी से देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंडोस्कोपी यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। प्रकाश यहाँ से ऐसे जाता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते हुए यहाँ पर के डायग्राम को क्या होता है, क्लियरली दिखता है। तो एंडोस्कोपिक जो होता है वो किस घटना पर आधारित होता है, परावर्तन, अपवर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। चलो बच्चों देखो, इंद्रधनुष बनने का क्या कारण होता है। बोलता है इंद्रधनुष बनता है आपका आसमान में, जो आप इंद्रधनुष देखते हो, तो इंद्रधनुष बनता क्यों है। तो इंद्रधनुष बनता क्यों है, इंद्रधनुष बनता ऐसे है कि आपका क्या होता है जाकर के वर्षा का बूंद होता है, ठीक है। तो एक बार जब सनलाइट इस पे पड़ता है तो यहाँ पे क्या होता है अपवर्तन, फिर यहाँ पे क्या होता है परावर्तन, फिर यहाँ पे क्या होता है अपवर्तन। तो जब अपवर्तन, परावर्तन और फिर अपवर्तन होता है, तो इसके कारण क्या होता है जाकर के आपका इंद्रधनुष का निर्माण होता है, और आप बड़ा सा इंद्रधनुष क्या होते हो आसमान में देखते हो। इसको आप लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी कहते हो और परावर्तन भी कहते हो, दोनों चीजें कह सकते हो। तो अगर आपका क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है, तो परावर्तन भी कारण है, अपवर्तन भी कारण है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी कारण है। तीनों का तीनों कारण है। तो आइए हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस आपका क्या दिया हुआ है, सिर्फ परावर्तन, अपवर्तन, परकिरणन, परावर्तन एवं अपवर्तन। तो जहां पे दोनों ऑप्शन आपका दिया हुआ हो, मतलब कि परावर्तन भी दिया हो, अपवर्तन भी दिया हो, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, टिक आउट करेंगे। क्योंकि इंद्रधनुष जो बनता है वो परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। चलो आगे। बोलता है आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी करा चुके हैं कि आकाश का रंग जो नीला प्रतीत होता है वो प्रकीर्णन ऑफ लाइट के कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। क्योंकि वायुमंडल में क्या होता है, छोटे छोटे कण होते हैं जो कि क्या करते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, और ये क्या करते हैं, नीले रंग को सबसे अधिक प्रकीर्णित करते हैं। तो नीले रंग को सबसे अधिक प्रकीर्णित करते हैं, इसीलिए हमें आकाश दिखता है नीला। आप चले जाओगे अंतरिक्ष में, वहां पे
धूलकण की मात्रा ना के बराबर है बल्कि नहीं है, तो इसीलिए जब वहां पे आप जाओगे तो प्रकाश का प्रकीर्णन होगा नहीं। जब प्रकाश का प्रकीर्णन होगा नहीं तो प्रकाश आपको जो है आसमान कैसा दिखेगा, आपको आसमान काला दिखेगा। और जब हम लोग जमीन से देखते हैं तो हम लोग को आसमान कैसा दिखता है, नीला। क्यों दिखता है, तो प्रकीर्णन के कारण। किसके प्रकीर्णन, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलो आगे, बोलते हैं खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। क्यों, बोलता है कहीं भी खतरे का संकेत हो वहां पे हमेशा लाल प्रकाश का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप लोग जब करके जब रेलवे क्रॉसिंग पे देखते हैं सिग्नल या फिर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उसके ऊपर क्या होता है, लाल लाइट लगा होता है। देखो लाल लाइट क्या है ना, बहुत दूर से दिख जाता है। दूर से दिखने का कारण यह है कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। जब तरंगदैर्घ्य बहुत ज्यादा होता है ना तो फैलता ज्यादा नहीं है, और क्या होता है एकदम दूर से वो लाइट आपको आसानी से दिख जाता है। इसीलिए हम लोग खतरों के संकेत के लिए हमेशा जो है किसका इस्तेमाल करते हैं, लाल रंग का। क्यों करते हैं, अधिक तरंगदैर्घ्य होने के कारण। तो क्या बोलता है, देखो ये कहाँ है इसका ऑप्शन, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। बिल्कुल, ये आंखों के लिए आरामदायक होता है। इसका सबसे रासायनिक प्रभाव होता है, इस हवा में इसके द्वारा अवशोषण सबसे कम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसका प्रकीर्णन सबसे कम क्यों होता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। चलो, बोलता है कि समुद्र नीला प्रतीत क्यों होता है। बोलता है ए भैया हम गए थे समुद्र के पास, तो समुद्र लग रहा था नीला नीला, और जब पानी उठा के देखे तो सादा सादा। समुद्र का पानी तो नीला नहीं ना होता। तो बोलता है कि समुद्र जो है वो नीला प्रतीत क्यों होता है। देखो इसके पीछे क्या होता है, तो समुद्र का पानी होता है ना वो क्या करता है, नीले रंग को प्रकीर्णित करता है, और बाकी जितनी प्रकाश की किरणें होती हैं, लाल हो गया, बैगनी हो गया, सबको क्या करता है, सोखने का काम करता है, सबको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन जो नीला कलर जो होता है उसको क्या करता है, प्रकीर्णित करता है। इसी कारण हमें समुद्र क्या होता है, नीला। समुद्र कैसा दिखने को मिलता है, नीला। वही आप रात में जाओगे तो आपको समुद्र नीला नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि उस समय जो है जाकर के प्रकाश नहीं होता। जब प्रकाश होगा तभी समुद्र नीला लगेगा। समझ में आई बात। इसीलिए जब आप जहाज से जाते हो देखते हो पूरा दूर दूर तक क्या दिख रहा है, नीला ही नीला दिख रहा है आपको जाकर के। और जब कटोरा में उठाए तो देखे भैया सादा पानी। तो आज ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नीला क्यों दिखता है। तो क्यों दिखता है, आकाश के परावर्तन तथा जल की कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलो, बोलता है मोटर कार में पक्ष दृश्य के लिए कौन सा दर्पण इस्तेमाल करते हैं। ए बाबू क्या बोल रहा है कि मोटर कार है, मोटर कार में जो साइड मिरर होता है वो कौन सा दर्पण होता है। देखो मोटर कार में जो साइड मिरर होता है ना वो होता है जाकर के आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि वो क्या करता है, लार्ज एरिया को क्या करता है, कवर करता है, जिससे आप साइड मिरर में क्या हो सकता है, लार्ज एरिया को देख सकते हो। उसके जगह पे आप मान लो समतल लगाओगे तो समतल में जो सिर्फ सीधा सीधी होगा वही दिखेगा, कभी भी लार्ज एरिया को वो कवर नहीं कर सकता है। जबकि ये जो होता है उत्तल दर्पण होता है एक तरह का अपसारी दर्पण होता है। क्या करता है, बहुत ही लार्ज एरिया को क्या करता है, बहुत ही छोटे से आने में क्या करता है, जाकर के आपको दिखा देता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मोटर कार में उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हो। देखो ये फिगर डायग्राम आप देखो, ये आपका क्या है जाकर के व्हीकल है। व्हीकल में क्या किया आपने, जाकर के एक उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया, और ये क्या कर रहा है, पूरा लार्ज लोकेशन को दिखा रही है। अगर आप समतल दर्पण का इस्तेमाल करोगे तो आपको कितना लार्ज लोकेशन नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चंस क्या है ना कि दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं। कहने का मतलब ये है कि दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग कौन सा दर्पण का यूज करते हैं। देखो दाढ़ी बनाने के लिए क्या होता है, जाकर के हम लोग अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। किसका, अवतल दर्पण का। तो एक लड़का बोला है सर अवतल दर्पण का इस्तेमाल क्यों करते हो। अवतल दर्पण में क्या खूबी होती है कि जब आप अवतल दर्पण के सामने खड़े होते हो ना तो जो अवतल दर्पण होता है और उसका जो फोकस होता है, जब उसके बीच में किसी भी बिंब को, किसी भी ऑब्जेक्ट को और आपको अगर मैं रख दूं तो आपका क्या होता है, जाकर के बड़ा सा बिंब बनता है। जब बड़ा सा बिंब बनता है तो क्या होता है कि दाढ़ी बनाने में या फिर आपको क्रीम लगाने में क्या होती है, आसानी होती है। इससे क्या होता है, जाकर के बहुत ही क्लियर इमेज आपका बनता है, क्योंकि इमेज क्या होता है, बड़ा बनता है। तो इसीलिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, अवतल दर्पण का। देखो ये एक बंदा है, बंदा का फेस छोटा है लेकिन अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के सामने जब ये खड़ा हो रहा है तो इसका क्या हो रहा है, बड़ा सा फेस बन रहा है। जब बड़ा सा फेस बन रहा है तो इसको क्या होगा, दाढ़ी बनाने में आसानी होगी, क्रीम लगाने में आसानी होगी, मेकअप करने में आसानी होगी। तो चलो आगे, उसके बोलता है कि मानव आंख के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। बोलता है ए भैया ये जो मानव आंख होता है, मानव नेत्र होता है, उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है। तो कोई भी बोलेगा कि सर सीधा बनेगा, कैसा बनेगा, नहीं। जो मानव नेत्र होता है ना, तो जो रेटिना होता है उस पर जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा। और जो आपका मस्तिष्क होता है ना वो उसको सीधा करके आपको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो जो मानव नेत्र होता है उसके रेटिना पर हमेशा आपको याद रखना है कि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन आपका जो मस्तिष्क होता है उसको क्या करता है,
जाकर के रिवर्स करके आपको क्या दिखाता है, एक सही फिगर दिखाता है और सीधा फिगर दिखाता है। ठीक है, तो कैसा बन जाएगा वास्तविक और उल्टा। देखो ये डायग्राम, एक लड़की खड़ी है, लड़की को आपने देखा, तो जब आप लड़की को देखेंगे तो आपके रेटिना पर लड़की कैसी बनी, उल्टी, लेकिन जो आपका मस्तिष्क है उसको कैसा रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको सीधा। चलो आगे, बोलते हैं 11.5 मीटर। 11.5 मीटर का कोई आदमी नहीं होता, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, तो 1.5 मीटर। देखो 1.5 मीटर का अगर कोई बंदा है ना, और वो कह रहा है भाई मैं 1.5 मीटर का बंदा हूं और मैं अपने घर में एक आईना लगाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आईना का हाइट कम से कम हो, बोले तो क्या आईना इतना छोटा, मतलब इतना हाइट का हो कि मेरा पूरा का पूरा हाइट दिख जाए, तो आईना मिनिमम हाइट का हो, मतलब बड़ा आईना लगाऊंगा यार तो मैं तो दिखूंगा ही, लेकिन कम से कम हाइट का हो और मैं पूरा का पूरा क्या हो जाऊं, दिख जाऊं, ताकि जब मैं कोट पैंट पहन के तैयार हो तो मस्त एकदम पूरा पूरा फिगर आना चाहिए। तो बोले कि आपका हाइट कितना, 1.5 मीटर। तो हम बोले देखो जितना भी ऑब्जेक्ट का हाइट होगा, इसको एकदम याद कर लो, जितना भी ऑब्जेक्ट का हाइट होगा उससे हाफ हाइट का हम क्या करते हैं, मिरर जब लगाते हैं तो वो बंदा जो है वो ऑब्जेक्ट हो उसमें पूरा दिखता है। तो ये बंदे का हाइट कितना बाबू, 1.5 मीटर। तो इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो हो गया 0.75 मीटर। मतलब 0.75 मीटर का अगर आप समतल दर्पण लगाते हो तो बंदा क्या होगा, पूरा का पूरा दिखेगा। एक लड़का आया बोला सर मेरा हाइट जो है वो 6 फीट है, तो मैं कितना दर्पण लगाऊंगा, तो अगर आपका हाइट 6 फीट है तो उसको 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया 3 फीट। अगर 3 फीट का आप समतल दर्पण लगाओगे मेरे दोस्त मेरे भाई, तो आप क्या होगे, पूरा का पूरा उसमें आपका इमेज आएगा, और मस्त कोट पैंट पहन करके अगर आप हो तो आपका फुल इमेज उसमें क्या होगा, दिखेगा। ठीक है, चलो आगे, बोलता है जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है। बोलता है एक दर्पण इधर और एक दर्पण इधर, अब बीच में बैठा दिए हम आपको, तो बोलता है नंबर ऑफ इमेज की संख्या कितनी होगी। देखो जब दो दर्पण आपस में एक दूसरे के सामने रखे जाते हैं और उसके बीच में ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो इसमें अनंत इमेज बनता है, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो। अगर आप कभी सैलून के गए होगे तो सैलून के पीछे एक आपका दर्पण होता है, एक सैलून के आगे आपका दर्पण होता है, जनरली लोग समतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर आप देखते जाओगे ना तो आईना 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 आपको दिखते जाएगा, पीछे भी दिखते जाओगे तो आईना आईना दिखते जाएगा। ये क्या होता है, बार बार परावर्तन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, इसमें अनंत इमेज बनता है। तो कितना बन जाएगा इसमें जाकर के जी, अनंत इमेज बन जाएगा। चलो आगे, बोलता है पानी में हवा का बुलबुला वैसा ही काम करेगा जैसा करता है, कैसा काम करेगा, उत्तल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, अवतल दर्पण की तरह, या अवतल लेंस की तरह। देखो पानी का जो बुलबुला होता है ना, पानी का बुलबुला, तो पानी का बुलबुला जो होता है वो पता है किसकी तरह काम करता है, वो काम करता है आपका जाकर के अवतल दर्पण की तरह काम करता है। कैसा दर्पण की तरह काम करता है, अवतल दर्पण की तरह। जब आप उसमें अपना डायग्राम देखोगे तो आपको बड़ा सा डायग्राम दिखेगा उसमें जाकर के, तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो पानी का बुलबुला होता है वो कैसा काम करता है, वो काम करता है अवतल दर्पण की तरह। चलो आगे, बोलते धूप के चश्मे की क्षमता क्या होती है। ए भैया एक गया मस्त एकदम धूप का चश्मा लगाया और बोला कि सर इसका क्षमता बताइए, इसका फोकस दूरी क्या है, इसका डायप्टर क्या। हम बोले क्या क्या बक रहे हो यार, जब आपके आंख में किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स होता है तब आपको पावर का चश्मा लगता है। जब आपके आंख में किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स नहीं है, ना निकट दृष्टि दोष, ना दूर दृष्टि दोष, ना जरा दृष्टि दोष, किसी भी तरह का दोष अगर नहीं है तो आपके आंख का जो चश्मा है उसमें पावर क्यों लगेगा। तो वो जो होता है वो जीरो डायप्टर का होता है। कितना होता है, जीरो डायप्टर। तो आपको हमेशा याद रखना है जाकर के जो धूप का जो ब्लैक चश्मा मस्त स्टाइलिश वाला एकदम लगाते हैं इमेज कंपनी का 4000 रुपए में, उसका कितना होता है जी, उसका जो होता है जाकर के जीरो डायप्टर होता है। चलो आगे, बोलते हैं यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर 2 डायप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या है। अब आ गया क्वेश्चन, बोला कि सर हमारे जो लेंस है उसका पावर कितना, 2 डायप्टर है, तो बताइए कि उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो देखो फॉर्मूला होता है एफ बराबर बाबू, एफ बराबर, एक मिनट, एफ बराबर फॉर्मूला होता है बाबू जाकर के 1/p। क्या होता है फॉर्मूला, 1/p। अब यहाँ पे कितना है जाकर के आपका जाकर के p का वैल्यू 1, p का वैल्यू कितना 2। अब ये जो आपका आएगा जाकर के किस में आएगा, जाकर के मीटर में आएगा, क्योंकि आपको हमेशा याद रखना जो डायप्टर होता है वो मीटर के फॉर्म में ही रहता है जाकर के। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सेंटीमीटर में बदल देंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड किए तो कितना हो गया जाकर के 50। तो ये 50 क्या होगा, सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि अगर 2 डायप्टर किसी लेंस की क्षमता है तो उसका जो होगा जाकर के आपका फोकस दूरी कितना हो जाएगा, उसका फोकस दूरी हो जाएगा जाकर के 50 सेंटीमीटर। तो आपको जो है जाकर के ये हमेशा क्या रखना है, ये जो है फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना कि एफ बराबर क्या होता है, 1/p होता है। अब कोई भी अगर आपको लेंस क्षमता देता है तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो।
चलो आगे, बोलता है ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है। या प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया? कह रहा है कि ब्रह्मांड क्या हो रहा है, जाकर के दुनिया में फैल रहा है। ब्रह्मांड का जो साइज है, गैलेक्सी का जो साइज है, वो दिन ब दिन क्या हो रहा है, फैल रहा है। तो ये जो है जाकर के जो कथन है, ये किसका है? तो ये कथन जो है जाकर के आपका एडविन हब्बल का है। किसका है ये कथन? एडविन हब्बल का। ये क्वेश्चन भी आता है बहुत बार। उसके बाद है कि प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। बोलता है जो प्रकाश का कलर है, सर आप पढ़ाते हो कि प्रकाश में 7 कलर होते हैं, तो जो प्रकाश का कलर निश्चित किया जाता है वो किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? आयाम के द्वारा, आवृत्ति के द्वारा, तरंगदैर्घ्य के द्वारा। तो देखो जो प्रकाश का जो कलर होता है ना, वो जो डिवाइड होता है कलर, वो जो तरंगदैर्घ्य के द्वारा डिवाइड होता है। मतलब जितना ज्यादा तरंगदैर्घ्य, जितना कम तरंगदैर्घ्य, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, प्रकाश का कलर होता है। इसका मतलब वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है जाकर के आपका तरंगदैर्घ्य पे। इसीलिए हम कहते हैं बाबू के जो लाल रंग होता है उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे ज्यादा। जो बैगनी रंग होता है उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे कम। तो जो तरंगदैर्घ्य होता है वो क्या करता है, प्रकाश के लाइट को डिसाइड करता है कि अगर इतना तरंगदैर्घ्य है तो ये कलर होगा प्रकाश का, अगर इतना तरंगदैर्घ्य है तो ये कलर होगा प्रकाश का। चलो आगे, बोलता है कि 3 मूल रंग कौन से है? देखो प्रकाश में जो रंग होते हैं ना, तो उसमें 3 जो है उसको मूल रंग माना जाता है। किसको? 3 जो है मूल रंग माना जाता है। वो 3 जो मूल रंग होता है जाकर आपका, वो होता है नीला, हरा और लाल। नीला, हरा और लाल याद कर लो, दिमाग में छाप लो, एकदम छपने वाला प्रश्न है कि जो मूल कलर होते हैं प्रकाश में कौन होते हैं? वो होते हैं नीला, हरा और लाल। तो आपका हो जाएगा ये जाकर के आंसर बी। चलो आगे, बोलता है सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश कौन होता है? अभी हमने बताया बाबू, जो प्रकाश का रंग होता है वो तरंगदैर्घ्य डिसाइड करता है, और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य जो होता है वो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य होता है जाकर के। तो एक लड़का पूछ दिया सर सबसे अधिक अगर लाल का होता तो सबसे कम वाला बता दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं जो सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है वो होता है आपका जाकर के बैगनी रंग का। इसीलिए एक फॉर्मूला ये भी बनता है ट्रिक कि बैजानी आह पीनाला, है ना जी, बैजानी आह पिनाला, ऊपर से नीचे जो आपका इंद्रधनुष होता है उसका ये क्या होता है जाकर के सीक्वेंस होता है। तो बैगनी रंग जो है उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे कम। और लाल का तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा। बोलता है अगला प्रश्न देखो, कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग होता है? बोलता है जो कैमरा होता है उसमें किस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं? इसको रट जाओ, घोल जाओ, पी जाओ कि कैमरे में जो होता है हमेशा आपका उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। कौन सा प्रयोग होता है? उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ये सब एकदम रटा हुआ क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो इसमें कौन सा लेंस प्रयोग करोगे जी? तो इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। बोलता है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। देखो हो क्या गया जाकर के, एक को निकट दृष्टि दोष हो गया तो बोल रहा है कि नजदीक का वस्तु नहीं दिखेगा, बिल्कुल गलत। साइंटिस्ट ने नाम इसका उल्टा रखा है। निकट दृष्टि दोष बोले तो दूर का वस्तु साफ साफ नहीं दिखेगा, और जब दूर का वस्तु साफ साफ नहीं दिखेगा तो उसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष में हम लोग हमेशा अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का। क्या अवतल लेंस है यहाँ पर? बिल्कुल है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे देखो, ये आपका क्या है जाकर के निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, ये जो आपका आंख का लेंस है ना दोस्त, आंख का लेंस हो गया मोटा, तो मोटा हो गया तो इसका फोकस दूरी क्या गया? घॉट। जब इसका फोकस दूरी घॉट गया है तो यहाँ पे क्या किया? एक अवतल लेंस लगा दिया। अब अवतल लेंस क्या किया? किरणों को अपसारित किया, डाइवर्ज किया, और डाइवर्ज करके क्या हुआ? रेटिना पर क्या किया जाकर के? फिगर बना दिया, और वो आपको बंदा क्लियर दिखने लगा। तो जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें दूर की वस्तुएं नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती? क्योंकि वो आगे ही फोकस हो जाती है। जब आगे ही फोकस हो गई तो एक अवतल लेंस लगा लिए। अवतल लेंस क्या क्या मेरे दोस्त? इसको जाकर के पीछे फोकस कर दिया, मतलब बोले तो रेटिना पे फोकस कर दिया, और आपको चीजें क्लियर दिखने लगी। तो अगर निकट दृष्टि दोष हुआ तो कौन सा लेंस इस्तेमाल करोगे? तो हम लोग अवतल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। बोलता है दूर दृष्टि निवारण के लिए कौन सा लेंस उपयोग करते हैं? अब हुआ भैया क्या कि हमको तो सर दूर का नहीं दिख रहा था, अब हो गया क्या कि अब नजदीक का नहीं दिखता। क्या दिखता? नजदीक का नहीं दिखता है। तो जो नजदीक का नहीं दिखता है उसको हम लोग कहते हैं दूर दृष्टि दोष। क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष। इंग्लिश में बोले तो हाइड्रोमायोपिया। और इसमें जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग क्या करते हैं जाकर के? उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। देखो ये एक बंदा है जाकर के, इसको क्या हो गया जाकर के? इसको दीर्घ दृष्टि दोष हो गया जाकर के, मतलब नजदीक की वस्तुएं नहीं दिखती। इसमें क्या होता है ना, ये लेंस जो होता है जाकर के पतला हो जाता है। पतला होने के कारण क्या होता है? इसकी क्षमता बढ़ जाती है, तो ये रेटिना के पीछे फोकस करने लगता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं? और उत्तल लेंस ऐड कर देते हैं। जब ये और उत्तल लेंस ऐड कर देता है तो ये फोकस हमारा रेटिना पे होने लगता है। जब ये फोकस रेटिना पे होने लगता है तो चीजें क्या होती है? आसानी से दिखने लगती है। और ये जो दीर्घ दृष्टि दोष होती है मेरे दोस्त, ये ज्यादातर जो होती है बूढ़े लोगों में हो जाती है। मतलब कि कहीं ना कहीं 50+ की उम्र में होती है कि नजदीक की चीजें वो किताब आसानी से पढ़कर नहीं देख पाते, जिसके कारण क्या होता है उसके पीछे कि जो फोकस दूरी है वो क्या होती है जाकर के? फोकस दूरी इसकी बढ़ गई तो ये क्या होता है? फोकस दूरी इसकी बढ़ गई तो ये क्या हो गया जाकर के? पीछे इमेज बनने लगा। जब पीछे बनने लगा तो हम लोग क्या करते हैं? और उत्तल लेंस लगा दिया और उसको रेटिना पे बनाने लगे, और इस तरह वो आसानी से चीजों को क्या होता है? देखने लगता है। चलो आगे,
समझ में आ रही हैं बातें? आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको चीजें समझ में आ रही या नहीं। बोलता है दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? देखो दूरबीन का आविष्कार हम लोग बचपन से जानते हैं कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया है। दूरबीन का आविष्कार जो है जाकर के वो गैलीलियो ने किया है। किसने किया है? गैलीलियो ने। उसके बाद है कि आंख की रेटिना की परंपरागत कैमरा में निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है? बोलता है जो रेटिना होता है, आंख में जो रेटिना होता है जाकर के, और एक कैमरा जो होता है, तो कैमरा और रेटिना में अगर जाकर के कंपेयर किया जाए, एक्चुअल में ये थोड़ा ऑप्शन यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। ऑप्शन कुछ और होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन होना था जाकर के पर्दा, लेकिन वो है नहीं। थोड़ा सा ये इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा हटाते हैं। ठीक है, चलो आगे। बोलता है कि आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे होती हैं। बोलते हैं कि आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती, वो होती है। देखो एक ये पॉइंट है हमारा, एक ये पॉइंट है हमारा। अब इन दोनों के बीच क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी बहनी चाहिए। तो बोल रहा है इन दोनों के बीच अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं बह रही है मेरे दोस्त, तो इसका कारण क्या है? देखो इलेक्ट्रिसिटी तभी बहेगी जब दोनों का क्या होगा जाकर के विभवांतर अलग होगा। एक हाई विभवांतर होगा, एक कम विभवांतर होगा। अगर दोनों का विभवांतर सेम होगा तो कभी भी नहीं बहेगा इलेक्ट्रिसिटी इधर से उधर। ए बाबू दोनों का क्या है जाकर के लेवल बराबर है, तो फ्लो होगा जी? नहीं। फ्लो हमेशा कहां होता है? जहां पे आपका जाकर के एक उच्च विभवांतर हो और एक निम्न विभवांतर हो। अगर दोनों का समान विभवांतर है तो कभी भी फ्लो नहीं होगा। तो क्या ऑप्शन है? समान आवेश पर, समान धारिता पर, समान विभव पर। बिल्कुल है। तो कौन सा हो जाएगा? समान विभव पर। इसका मतलब यह है कि अगर दो पॉइंट के बीच आपके इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही है, दोनों का विभव क्या है मेरे दोस्त? दोनों का विभव जो है वो समान है। चलो आगे। बोलता है प्रत्यवर्ती धारा एसी को दिश धारा में बदलने के लिए कौन सी युक्ति इस्तेमाल? देखिए इसमें भी आपका क्या हो गया जाकर के ऑप्शन गड़बड़ हो गया है। हमारी टेक्निकल टीम थोड़ा सा क्या होती है, थोड़ा कभी कभी गड़बड़ाती है, लेकिन वो काम बहुत अच्छा करती है। लेकिन क्या होता है कभी कभी वो गड़बड़ हो जाते हैं जाकर के, ध्यान थोड़ा इधर से उधर हो जाता है। ये बोल रहा है कि प्रत्यवर्ती धारा एसी को दिश धारा में बदलने करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? देखो जो प्रत्यवर्ती धारा होती है जाकर के आपके जो एसी करंट होती है, अगर आपको डीसी में बदलना है ना, तो इसके लिए हम लोग इसमें बोलता है जाकर के किसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसका इस्तेमाल करते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं जाकर के? रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं जाकर के? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एक ऐसी युक्ति है जो एसी को क्या करती है जाकर के? डीसी में बदल देती है। एसी को क्या करती है? डीसी में बदल देती है। और वही अगर बोले आए सर हम चाह रहे हैं कि जो डीसी करंट है ना उसको एसिया में बदल दें, तो उसके लिए क्या करें? तो देखो जो डीसी करंट है अगर उसको एसी में बदलना है तो उसके लिए इन्वर्टर का इस्तेमाल करते हो। एकदम साफ साफ बात। किसका इस्तेमाल करते हो? इन्वर्टर का। घर में इन्वर्टर है ना जी। अब बैटरी का देता है आपको? डीसी करंट। इन्वर्टर लगा देता मस्त एसी करंट देने लगा। तो डीसी को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं, और एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलो आगे। बोलता है विद्युत फिटिंग में एक तार को क्या करते हैं? भूसंपर्कित कर देते हैं। इसका कारण क्या है? देखो भूसंपर्कित मतलब हो गया जाकर के अर्थ। क्या करते हैं? अर्थ कर देते हैं। ठीक है, होता क्या है जब आप जाकर के इलेक्ट्रिसिटी जो बोर्ड बनता है उसमें क्या होता है, एक प्लग जो होता है भू संक्रमित होता है, अड होता है। देखते हो जो घर में जाकर के फ्रिज वगैरह होता है या जो भी हाई एम्पेयर का सामान है उसमें क्या होता है? 3 प्लग होता है। जो ऊपर वाला प्लग होता है ना वो क्या होता है जाकर के? अर्थ के लिए होता है। उसमें क्या होता है जब भी कभी अगर विद्युत परिपथ में ज्यादा धारा आ जाएगी तो वो क्या हो जाएगा जाकर के? डिवाइस खराब ना हो इसके लिए वो क्या होता है? अर्थ में लीकेज हो जाता है। क्या होता है? अर्थ में लीकेज हो जाता है। जो ऊपर वाला पिन होता है ना वो अर्थ का काम करती है। ठीक है, तो देखो यहाँ ऑप्शन, यदि लघु पतन शॉर्ट सर्किट हो जाए तो धारा क्या होगी? भूमि में चले जाएगा। ये आपका ए ऑप्शन में ही दे दिया है कि यदि शॉर्ट सर्किट होता है तो वो जो थर्ड प्लग है, वो जो ऊपर वाला प्लग है, उसका काम क्या होगा कि भू तार के माध्यम से उस करंट को जमीन में अर्थ में भेज देना। चलो आगे। बोलता है विभवांतर का मात्रक क्या होता है जी? एकदम पता है सबको कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। वोल्टेज का मात्रक क्या होता है? होता है वोल्ट। चलो आगे। बोलता है एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। देखो एक आपका जाकर के जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है, बोलता है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर जो है जाकर के उसका जो है जाकर के प्रतिरोध कितना होगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर होता है उसका जो प्रतिरोध होगा वो अनंत में होगा। कहाँ होगा? अनंत में। और एक बात और याद रख लो कि जो वोल्ट मीटर होता है वो हमेशा आपका जो है समांतर क्रम में लगता है। कैसे लगता है? समांतर क्रम में। कभी भी श्रेणी क्रम में नहीं लगता, हमेशा कैसे लगता है जाकर के? समांतर क्रम में लगता है। और जो आदर्श वोल्ट मीटर होगा उसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए? अनंत होना चाहिए। बोलता है प्रतिरोध का मात्रक क्या है? देखिए हमारी टेक्निकल टीम ने थोड़ा थोड़ा मिस्टेक कहीं ना कहीं हर बार कर दे रहे हैं, वो थोड़ा सा होता है कभी कभी, कोई इश्यू नहीं है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? देखो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओम। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं ओम।
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ओम। तो प्रतिरोध का जो मात्रक है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओम। देखिए ऑप्शन से घबराना नहीं है। कभी कभी क्या होता है, काम का लोड जो है, काम का बर्डन क्या होता है उन पे बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसी जो है गलतियां होती रहती हैं। लेकिन उसको सुधार के लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, और जो हमारी कोशिश होगी कि जो गलतियां हो रही है उसको हम लोग क्या करें, सुधारें। तो चलो आगे, बोलता है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है जी। तो प्रतिरोध का मात्रक सबको पता है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। बोलता है घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं। देखो घर में जो पंखा लगा होता है, घर में जो बल्ब लगा होता है, घर में जो जाकर जितनी भी युक्तियां लगी होती हैं, आपकी सभी की सभी युक्तियां जो होती हैं वो जो लगी होती, पता किसमें वो लगी होती, समांतर क्रम में। बोला है सर इस समांतर क्रम क्या होता है, समांतर क्रम बोले तो पैरेलल लगी होती है। पैरेलल इसलिए लगी होती है कि यदि आप श्रेणी क्रम में घर का वायरिंग करोगे तो आपका वोल्टेज एकदम हो जाएगा डाउन, एकदम हो जाएगा कम। और जब समांतर क्रम में आप वायरिंग करते हो तो आपका वोल्टेज क्या होता है, सभी जगह समान होता है और सब मस्त रूप से एकदम लाइट वाइट और पंखा हवा देता है। तो जो घर में जो हम लोग, बाकी इसका डिटेलिंग बहुत ज्यादा, अगर डिटेलिंग में जाए तो लॉन्ग लेक्चर हो जाएगा, ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कैसे कैसे होते हैं। फिलहाल आप ये समझो कि जो भी घर में वायरिंग होती है वो किसमें होती है, वो होती है आपके जाकर के समानांतर क्रम में। किसमें होती है जी, समानांतर क्रम में। चलो आगे, बोलता है किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नेम किसने दिया। बोलता है किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर जो होता है उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, किसने दिया, बच्चा जानता है कि ये फॉर्मूला होता है V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। तो V बराबर आई आर, तो V किसका समानुपाती हुआ, I का, V किसका समानुपाती हुआ, R का। तो ये किसने दिया था जाकर के जी, तो ये दिया था जाकर के ओम के नियम ने। चलो आगे, बोलते हैं यदि 3 ओम और 6 ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो संपूर्ण प्रतिरोध होगा। बोलता है 3 ओम का एक प्रतिरोध लिया, 6 ओम का प्रतिरोध लिया, दोनों को कहा किया जाकर के समांतर क्रम में जोड़ दिया, तो बताओ कि नेट प्रतिरोध कितना होगा। बहुत आसान है, देखो आर बराबर क्या होता है जाकर के, अगर दो प्रतिरोध आपका जोड़ा जा रहा है तो R1 R2 बाई R1 प्लस R2। ये दो अगर प्रतिरोध है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, आप एकदम याद कर लो मेरे दोस्त। तो 6 गुना 3, 6 प्लस 3 कितना हो गया, 6 तिया 18, 6 3 कितना हो जाएगा 9, कैंसिल कर दो, 9 दूनी 18, तो कितना हो गया, नेट ओम जो हो जाएगा आपका जाकर के कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि यदि 3 ओम और 6 ओम का जो प्रतिरोध है उसको अगर आप समांतर क्रम में ऐड कर रहे हो तो उसको यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, नॉर्मली फॉर्मूला लगा के आंसर प्राप्त करो, मारो खटाक से आंसर आपका क्या हो जाएगा, एकदम मस्त सही, 1 नंबर मिल जाएगा आपको। चलो आगे, बोलता है एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। बोलता है एक शुष्क सेल जो है जाकर के उसमें कौन सी ऊर्जा पाई जाएगी। तो देखो इसमें क्या है, यांत्रिक ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है और विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है। तो शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा होगी जी, तो उसमें हो जाएगी जाकर के आपकी विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा होती है जाकर, उसमें क्या होता है ना, रासायनिक होता है। रासायन क्या करता है जाकर के, उसको क्या करता है जाकर के, कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करके क्या होता है, रिएक्शन होता है, रिएक्शन करके क्या मिलता है आपको जाकर के, विद्युत ऊर्जा मिलता है। बोलता है एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है। जो समान शुष्क सेल है जो आपका जाकर के एवरेडी का या निप्पो का जो छोटा छोटा बैटरी आता है, बोलता है समान शुष्क खेल में विद्युत अपघटय होता है। मतलब विद्युत अपघटय के रूप में जो है जाकर के कौन काम करता है, तो विद्युत अपघटय के रूप में उसमें काम करता है अमोनियम क्लोराइड। कभी कभी अमोनियम क्लोराइड नहीं देगा आपको, पता है क्या दे देगा आपको, दे देगा जाकर के NH4Cl। तो ये क्या हो गया जाकर के, ये हो गया जाकर के आपका अमोनियम क्लोराइड का क्या हो गया बाबू, अमोनियम क्लोराइड का ये जाकर के फॉर्मूला हो गया। तो जो भी शुष्क सेल है, ड्राई सेल है, जो कि आपका निप्पो, हिप्पो, एवरेडी जो भी है, दिस डैट, जो भी बैटरी आती है तो उसमें आप विद्युत अपघटय के रूप में ये काम करता है। और जो आपका भीगा हुआ सेल होता है, जो बैटरी होता है, उसमें पता है कौन काम करता है, उसमें काम करता है जाकर के H2SO4 विद्युत अपघटय के रूप में। चलो आगे, बोलता है लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। देखो लोहा का छड़ होता है, उसमें क्या करते हैं जाकर के हम लोग जिंक की परत चढ़ा देते हैं। जिंक की परत चढ़ाने से फायदा क्या होता है, इसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। जिंक की परत चढ़ाने से फायदा क्या होता है जाकर के, उसमें जो है जाकर के उसका क्षय नहीं होता, उसमें जो है जाकर के जंग नहीं लगता और एक लॉन्ग टर्म तक क्या हो सकता है, चीजें रह सकती है। तो छड़ है या कोई भी वस्तु है तो उसका हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं, जिसमें क्या होता है जाकर जिंक को उसके जो लोहा होता है उसके परत पर हम लोग क्या करते हैं, चढ़ा देते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या कहते हैं जी, गैल्वेनाइजेशन। चलो आगे, बोलता है वैद्युत अपघटन संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किया। आहा, फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है। चलो इस क्वेश्चन को भी हम लोग थोड़ा सा स्किप करते हैं, ठीक है। चलो आगे, बोलता है आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग में लाने वाली तार
जो होती है वो किस चीज़ की बनी होती है। देखो आपके घर में क्या होता है जाकर के फ्यूज तार होता है। फ्यूज का इस्तेमाल क्यों करते हैं? फ्यूज का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि जब भी आपकी विद्युत धारा का मान आपके घर में ज़्यादा हो जाए तो युक्ति जो है जाकर के डिवाइस जो है पंखा बल्ब फ्रिज वो नहीं जले, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं फ्यूज तार का इस्तेमाल करते हैं। और फ्यूज तार जो बना होता है जाकर के ये काम कैसे करता है पहले ये समझ लो थोड़ा सा। ये काम ऐसे करता है कि विद्युत धारा आ रही है, अब मान लो ज़्यादा विद्युत धारा आ गई तो ये क्या हो जाएगा जाकर के गल जाएगा, और गल के बाद क्या हो जाएगा टूट जाएगा, जिससे करंट आगे नहीं जा पाएगा और आपका टीवी वाशिंग मशीन फ्रिज जितना सबका सब क्या हो जाएगा सही रह जाएगा। तो बोलते हैं कि जो विद्युत तार जो फ्यूज में यूज होता है वो किसका बना होता है? तो वो बना होता है जाकर के टीन और शीशे के मिश्र धातु का। किसका बना होता है? टीन और शीशे के मिश्र धातु का। चलो आगे बोलता है बिजली के बल्ब में फिलामेंट किस तरह का बना होता है? देखिए थोड़ा थोड़ा मिस्टेक तो हो जा रहा है लेकिन ये होता रहता है। बोल रहे हैं जाकर के कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है, मतलब बिजली का जो बल्ब है उसका जो फिलामेंट होता है ना बाबू वो किस तत्व का बना होता है? तो देखो बिजली का जो बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट होता है वो जाकर के टंगस्टन धातु का बना होता है। बोले है सर टंगस्टन धातु का क्यों बना होता है? क्योंकि उसका जो गलनांक होता है बहुत हाई होता है, 3422 डिग्री के आसपास होता है। इसीलिए जो विद्युत बल्ब में हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो किसका इस्तेमाल करते हैं जाकर के? वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं जाकर के टंगस्टन धातु का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बोलता है विद्युत हीटर में एलिमेंट किसका इस्तेमाल करते हैं? तो विद्युत हीटर में जो एलिमेंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं जाकर के नाइक्रोम धातु का। इसकी भी क्या विशेषता है? इसकी भी विशेषता यह है कि इसके गलनांक बहुत होता है और ये क्या करता है हिट बहुत ज्यादा देता है। क्या करता है? हिट बहुत ज्यादा देता है। इसीलिए विद्युत हीटर में जो हम लोग जाकर के नाइक्रोम के तार का इस्तेमाल करते हैं और जो विद्युत बल्ब होता है उसमें हम लोग जाकर के टंगस्टन के तार का इस्तेमाल करते हैं। यदि 100 वाट का 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलता है तो विद्युत ऊर्जा का उपभोग कितना होगा? ए बाबू ये क्वेश्चन आपका बार बार आता है कि 100 वाट का 10 बल्ब है, 1 घंटा डेली 1 घंटा हम चला दिए जाकर के तो हमारा ऊर्जा खपत कितना हुआ? तो देखो ऊर्जा जो खपत इसमें होगा बाबू, ऊर्जा जो खपत होगा इसमें बाबू ये कितना हो गया आपका जाकर के 100 वाट हो गया और गुना कितना हो गया 10 बल्ब हो गया और चला कितना जाकर के 1 घंटा, तो कितना हो गया जाकर के 1000 क्या हो गया जाकर के वाट आवर हो गया। ये कितना हो गया 1000 वाट, क्योंकि 100 वाट का ये बल्ब था। अब इसको हम लोग क्या कर दो किलो वाट आवर में बदल दो तो 1000 से डिवाइड कर दो तो ये कितना हो गया 1 किलो वाट आवर हो गया, क्योंकि 1 किलो वाट आवर बराबर कितना होता है 1000 वाट। अब इसी को आप 1 किलो वाट आवर को आप क्या कर सकते हो जाकर के 1 यूनिट बोल सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 यूनिट। क्या 1 यूनिट ऑप्शन में है? बिल्कुल है। तो इसका क्या हो जाएगा जाकर के आंसर। चलो आगे तड़ी चालक का आविष्कार किसने किया? बोलता है तड़ी चालक का आविष्कार किसने किया? देखो तड़ी चालक में हुआ क्या था कि आपके जाकर के एक बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, वो क्या होता है जाकर के बिजली बरसात के दिन में क्या है जाकर के रेशम का धागा लेकर के मस्त पतंग उड़ा रहे थे। अब जैसी बिजली कड़का ना इनको जाकर के लगा झटका, तो वहीं से क्या हुआ इनके दिमाग में आया तड़ित चालक का कॉन्सेप्ट और वहीं से तड़ित चालक का क्या होता है जाकर के आविष्कार। तो इसके जन्मदाता कौन हो गए? जन्मदाता बोले तो इसका खोज किसने किया? तो किया है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। निम्न में से कौन सा विद्युत अनुचुंबकीय है? बोलता है अनुचुंबकीय। देखो एक होता है अनुचुंबकीय, एक होता है जाकर के प्रतिचुंबकीय, एक होता है जाकर के लौह चुंबकीय। अनुचुंबकीय वैसे पदार्थ को कहते हैं जो थोड़ा थोड़ा क्या होता है विद्युत क्षेत्र में रखने पर या मैग्नेटिक क्षेत्र में रखने पर थोड़ा थोड़ा क्या होता है चुंबकित हो जाता है। अनुचुंबकीय थोड़ा थोड़ा होगा। एक होता है प्रतिचुंबकीय, प्रति मतलब हटाओ एकदम, जैसे ही उसको जाकर के विद्युत क्षेत्र में लगते हो बहुत ना के बराबर क्या होता है चुंबकीय होता है। एक होता है लौह चुंबकीय। लौह चुंबकीय क्या हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र में रखे तो भी क्या बन जाएगा जाकर के एकदम चुंबक बन जाएगा। अभी आपका सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय है? अनुचुंबकीय मतलब थोड़ा थोड़ा क्या होता है वो चुंबकीय होता है। तो उसका सही आंसर आपका हो जाएगा जाकर के निकेल। क्या हो जाएगा जाकर के निकेल। और एकदम जो चुंबकीय होता है ना जाकर के लौह चुंबकीय उसमें आ जाएगा लोहा, उसमें आ जाएगा क्रोमियम, निकेल भी आएगा। निकेल अनुचुंबकीय में भी आ जाएगा और जाके साथ साथ जाकर के लौह चुंबकीय में भी आ जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन प्रतिचुंबकीय है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है निम्नलिखित में जो है जाकर कौन प्रतिचुंबकीय, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में उसको रखे तो कौन फर्क उसको नहीं पड़ा, तो वो आपका हो जाएगा जाकर के बिस्मथ। कौन हो जाएगा जाकर के बिस्मथ। बिस्मथ पे कोई भी इफेक्ट चुंबकीय क्षेत्र का नहीं पड़ता है। चलो आगे बोलता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम आलोकित किसने किया? बोलता है विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है, विद्युत धारा बोलता है कि जब बहती है तो चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, फलां टिमका दिशा जो भी होता है जाकर के। तो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में सबसे पहले जो है जाकर डिफिनेशन किसने दिया? तो उसका नाम है जाकर के फराडे। कौन है जाकर के? फराडे। ये आपको एकदम याद रखना है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने आलोकित किया, सर्वप्रथम किसने दिया? तो वो है जाकर के फराडे। उसके बाद बोलता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में किया जाता है? बोलता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण
का उपयोग करके निम्नलिखित में से किसको बनाया जाता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में क्या होता है जाकर के फ्लेमिंग का एक नियम चलता है, वामहस्त का नियम, दक्षिणाहस्त का नियम, ये सब आप लोग पढ़े होंगे। तो इसका उपयोग करके हम लोग क्या कहते हैं, जनित्र बनाते हैं जाकर। जनित्र में ऐसे करके डायनामो को मस्त जाकर के घुमाते हैं और उससे क्या होता है जाकर के फिर उसमें तेल वेल डाला रहता है, हालांकि आप घुमाते रहते हो उससे क्या होता है, बिजली उत्पन्न होता है। तो जो बिजली उत्पन्न होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे ही आधारित होता है। इसी के आधार पर ये कॉन्सेप्ट बनता है कि आप जब एक चीज को घुमाओगे फिर चुंबकीय क्षेत्र में रहेगा, वहां पे शाफ्ट रहेगा, बहुत कुछ है, उससे क्या होता है जाकर के बिजली उत्पन्न होती है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उपयोग जो करते हैं जाकर किसमें करते हैं जाकर के, जनित्र में करते हैं। उसके बाद होता है कि विद्युत मोटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करती है। देखो अब बोलता है जाकर कि विद्युत मोटर है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करती, तो विद्युत मोटर भी जो होता है जाकर के वो फैराडे के ही सिद्धांत पर हाँ, विद्युत मोटर जो होता है जाकर के वो फैराडे के सिद्धांत पर काम करती है। और जो वो जनित्र था वो किसके सिद्धांत पर काम कर रही थी जाकर के, जनित्र जो था जाकर के, एक मिनट, फैराडे, ठीक है। विद्युत मोटर जो होता है जाकर के वो भी किस पे काम करती है जाकर के, वो भी फैराडे के ही नियम पे काम करती है। फैराडे का नियम, इस बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन है, अगर करेंगे तो फिर काफी टाइम लगेगा, अभी फास्ट आपको निकालते हैं इसको। फिलहाल आपको याद रखना बोलता है ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। देखो ट्रांसफार्मर क्या होता है ना जाकर के, ट्रांसफार्मर आपकी एक युक्ति होती है। ट्रांसफार्मर एक तरह का डिवाइस है जो कि आप देखते हो आपके मोहल्ले के रोड वगैरह पर लगा होता है। इसका काम क्या होता है जाकर के, जो एसी करंट आ रहा है इसको या तो बढ़ाना या तो घटाना। हमारे मोहल्ले में जो आती है जाकर के वो क्या करता है, 11,000 का तार आता है, उसको क्या करता है, घटाने का काम करता है। लेकिन जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है वहां पे ये ट्रांसफार्मर क्या करता है जाकर के, उसको बढ़ाने का काम करता है। तो ट्रांसफार्मर का मेनली काम क्या होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन, करंट को बढ़ाना या करंट को घटाना। तो एसी वोल्टता को डीसी में परिवर्तित करना, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, डीसी को एसी में परिवर्तित करना, एसी वोल्टता को क्या करना जाकर के, घटाने और बढ़ाने का काम करना। चलो आगे बोलता है परमाणु के नाभिक में होते हैं भाई, परमाणु आ गया। अब आपका जो यहाँ से दूसरा चैप्टर शुरू होने लगा है जाकर के, परमाणु। देखो परमाणु के नाभिक में क्या होता है, परमाणु के नाभिक में जो होता है जाकर के वो प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है जाकर के, चक्कर काटता रहता है। तो बोलता है कि परमाणु के नाभिक में क्या होता, तो परमाणु के नाभिक में क्या हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा जाकर के और न्यूट्रॉन हो जाएगा। उसके बाद बोलता है न्यूट्रॉन की खोज किसने की, सबको पता है न्यूट्रॉन की खोज किसने की जी, न्यूट्रॉन की खोज जाकर के चैडविक ने की है, प्रोटॉन की खोज जाकर के गोल्डस्टीन ने की है, और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, जे थॉमसन ने की है। तो इलेक्ट्रॉन में जे थॉमसन हो गया, प्रोटॉन में गोल्डस्टीन हो गया जाकर के, और न्यूट्रॉन में कौन हो गया जाकर के, चैडविक हो गया जाकर के। उसके बाद बोलता है परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं। देखो किसी भी जो तत्व है जाकर के उसमें जो प्रोटॉनों की संख्या होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं जाकर के, उसी को हम लोग बोलते हैं परमाणु क्रमांक बोलते हैं। किसको बोलते हैं, प्रोटॉनों की संख्या को। एकदम दिमाग में याद रखो, परमाणु संख्या बोले तो प्रोटॉनों की संख्या। तो देखो यहाँ पे कहीं पे है नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, तो किसकी संख्या हो जाएगी, प्रोटॉनों की संख्या। चले तो आपके आज के लिए 50 क्वेश्चन ही थे, तो यहाँ पे आपके 50 के 50 क्वेश्चन जो है जाकर के कंप्लीट होते हैं। कैसा लगा आपको लेक्चर, आप जरूर जाकर के कमेंट बॉक्स में बताएं जाकर के, और इसमें हम लोग क्या क्या अच्छा कर सकते हैं वो भी बताएं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपके जाकर के बिहार पुलिस दरोगा एसएससी जेई जितने भी तरह के एग्जामिनेशन है साइंस के सब प्रीवियस और क्वेश्चन उठाए हुए हैं, इसीलिए काफी वीवीआई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके गाइज, यहाँ पे आपका ये लेक्चर खत्म होता है जाकर के। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओके, थैंक यू।